जय हिंद दोस्तों। मैं रमाकांत जायसवाल स्वागत करता हूं आप सबका स्टडी विथ रामा यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद है दोस्तों आप सब स्वस्थ होंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आप सब जानते हैं दोस्तों हम सब क्या पढ़ रहे हैं। हम सब पढ़ रहे हैं इंडियन पॉलिटी यानी भारतीय राज्य व्यवस्था को हम लोग पढ़ रहे हैं। और हमने पिछले वीडियो में दोस्तों मूल अधिकारों को लगभग कंप्लीट कर लिया था। हमने देख लिया था अनुच्छेद 30 तक की चीज़ों को कि अलग अलग अनुच्छेद में अलग अलग जो मूल अधिकार के प्रावधान थे आर्टिकल 29, 30 में क्या क्या चीज़ें कही गई है हमने यहाँ तक की चीज़ों को देख लिया था। और जो 5 तरह के रिट होते हैं दोस्तों हमने उसको भी देख लिया था कि 5 तरह की रिट क्या क्या जारी कर सकता है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, किस तरह से रिट जारी करते हैं, तो हमने उसको भी बहुत अच्छे से देख लिया था। आज कुछ दोस्तों जो एग्जाम के हिसाब से जो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट रह गए हैं आज हम उसको भी देखने वाले हैं। और जो कुछ इमरजेंसी वाला एक प्रावधान होता है दोस्तों कि इमरजेंसी के दौरान कौन से मूल अधिकार रद्द कर दिए जाते हैं या कौन से मूल अधिकार बने रहते हैं, थोड़ा उसको भी हम देखने वाले हैं। तो आप सब दोस्तों बहुत ध्यान से वीडियो को देखेंगे और बहुत अच्छे से चीज़ों को सुनने की कोशिश करेंगे। आप सब दोस्तों क्या करेंगे, जो लोग दोस्तों अभी चैनल से जुड़े होंगे वो लोग क्या करेंगे दोस्तों, आप सब जानते हैं कि मॉडर्न इंडिया और इंडियन पॉलिटी यानी आधुनिक भारत और भारतीय राज्य व्यवस्था दोस्तों दोनों की ही प्लेलिस्ट बनी गई है। तो आप सब दोस्तों वीडियो को एक क्रम से यानी एक सीक्वेंस से देखने की कोशिश करें ताकि आप चीज़ों को कोरिलेट कर पाएं, चीज़ों को इंटर लिंक कर पाएं। और जो लोग दोस्तों नियमित क्लास को देख रहे हैं वो सब क्या करेंगे, बस समय समय पर दोस्तों क्या करते रहेंगे, अपना रिविजन करते रहेंगे और अपने अपने एग्जाम के हिसाब से क्या करते रहेंगे, अपनी प्रैक्टिस करते रहेंगे। तो अब दोस्तों आप सब बहुत ध्यान से वीडियो को देखेंगे और चीज़ों को नोट डाउन करते चलेंगे। अब हम देखने वाले दोस्तों कि एग्जाम में और सीधे सीधे आपसे क्या क्वेश्चन बन सकता है या किस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। आप सब जानते हैं दोस्तों जो आपातकाल की घोषणा की जाती है, 3 तरह के आपातकाल होते हैं। एक राष्ट्रीय आपातकाल होता है, एक वित्तीय आपातकाल होता है, इस तरह के दोस्तों कुल 3 आपातकाल होते हैं। तो आप सब जानते हैं दोस्तों जब नेशनल इमरजेंसी लगाया जाता है यानी जब राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है तो उसके तहत दोस्तों क्या होता है, कुछ मूल अधिकारों का निलंबन कर दिया जाता है। और राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है दोस्तों अनुच्छेद 352 के तहत यानी आर्टिकल 352 के तहत दोस्तों क्या होता है, नेशनल इमरजेंसी का प्रावधान किया गया है। आप अलग से दोस्तों अभी पढ़ने वाले हैं आगे कि जो 3 तरह के आपातकाल हैं उन 3 तरह के आपातकाल किस तरह से लगाए जाते हैं और कैसे इन आपातकाल के दोस्तों क्या क्या इसकी प्रावधान है यानी क्या इसके लाभ है या क्या इससे नुकसान होता है। तो आप आपातकाल के बारे में आगे पढ़ने वाले, आप अभी सिर्फ यहाँ देख लीजिए कि जो राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है यानी जो नेशनल इमरजेंसी लगाया जाता है उस दौरान दोस्तों कुछ मूल अधिकारों का निलंबन कर दिया जाता है। तो उस कौन कौन से मूल अधिकार हैं जो नेशनल इमरजेंसी के दौरान यानी राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान दोस्तों जिन मूल अधिकारों का निलंबन कर दिया जाता है। आप सब जानते हैं कि अनुच्छेद 352 यानी आर्टिकल 352 के तहत दोस्तों क्या होता है, नेशनल इमरजेंसी यानी राष्ट्रीय आपातकाल का प्रावधान किया गया। तो हम देखते हैं दोस्तों किस तरह से किन मूल अधिकारों का दोस्तों राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबन किया जाता है। आप उसको भी देख लीजिए कि उन मूल अधिकारों के बारे में जिनका दोस्तों क्या होता है इसके दौरान निलंबन कर दिया जाता। तो देखिए होता क्या दोस्तों, 2 अनुच्छेद हैं, एक अनुच्छेद 358, एक अनुच्छेद 362। आप इन दोनों के बारे में अच्छे से याद रखेंगे दोस्तों। तो जो आर्टिकल 358 है अनुच्छेद 358, इसके तहत क्या किया जाता है दोस्तों, इसके तहत जो होता है अनुच्छेद 19 जो है स्वतः निलंबित हो जाता है। आप सब ने दोस्तों अनुच्छेद 19 के बारे में पढ़ा है, आर्टिकल 19 के बारे में पढ़ा है कि अनुच्छेद 19 में क्या प्रावधान दिया गया है। इसलिए दोस्तों आपको बताया जाता है, जो लोग दोस्तों इस वीडियो को देख रहेंगे, जिन्होंने पिछला वीडियो नहीं देखा होगा तो लोग दोस्तों वीडियो को एक क्रम से देखेंगे, आपको सारे मूल अधिकारों के बारे में बताया गया। अनुच्छेद 19 के तहत जो 6 और मूल अधिकार दिए गए दोस्तों उसके बारे में भी आपको बताया गया है। तो आप याद रखेंगे दोस्तों जब राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है यानी अनुच्छेद 352 के तहत दोस्तों जब नेशनल इमरजेंसी की घोषणा होती है तो उस दौरान दोस्तों एक अनुच्छेद है वह है आर्टिकल 19, तो वह स्वतः निलंबित हो जाता है दोस्तों यानी उसका अपने आप ही क्या कर दिया जाता है, निलंबन हो जाता है। किस अनुच्छेद के तहत यह दोस्तों होता है, तो यह अनुच्छेद 358 यानी 358 के तहत होता है। तो आप दोस्तों इसको याद रखेंगे। तो जो आर्टिकल 19 है यानी आर्टिकल 19 दोस्तों क्या होता है, नेशनल इमरजेंसी के दौरान क्या होता है दोस्तों, स्वतः निलंबित हो जाता है। और यह किस अनुच्छेद के तहत स्वतः निलंबित होता है, तो जो अनुच्छेद 358 है यानी आर्टिकल 358 दिया गया है दोस्तों, उस अनुच्छेद 358 के तहत क्या होता है, अनुच्छेद 19 जो है वो राष्ट्रीय आपातकाल यानी नेशनल इमरजेंसी के दौरान क्या हो जाता है, स्वतः निलंबित हो जाता है यानी अपने आप दोस्तों क्या हो जाता है, सस्पेंड हो जाता है। निलंबित होता है मतलब पूरी तरह से मूल अधिकार खत्म नहीं होता है, सिर्फ जब तक इमरजेंसी लगी रहती है तब तक अनुच्छेद 19 के तहत जो आपको मूल अधिकार दिए गए हैं सिर्फ उन मूल अधिकारों का दोस्तों क्या होता है, निलंबन होता है। सिर्फ उस दौरान ये मूल अधिकार दोस्तों प्रभावित नहीं रहते हैं। और इसी तरह दोस्तों जो अनुच्छेद 362 है यानी आर्टिकल 359 है उसके तहत क्या होता है दोस्तों,
उसके तहत दोस्तों अन्य मूल अधिकारों पर राष्ट्रपति द्वारा निलंबित कर दिया जाता है। तो आप याद रखेंगे दोस्तों, जो अनुच्छेद 359 के तहत जो और मूल अधिकार हैं दोस्तों, उनको क्या कर दिया जाता है, निलंबित कर दिया जाता है। लेकिन आप 358 और 359, 358 और 359 दोनों को अलग अलग याद रखेंगे, क्योंकि देखिए दोनों के थ्रू क्या हो रहा है, मूल अधिकारों का निलंबन हो रहा है, यानी सस्पेंशन हो रहा है नेशनल इमरजेंसी के दौरान। लेकिन अनुच्छेद 358 के तहत दोस्तों सिर्फ एक ही मूल अधिकार, यानी जो आर्टिकल 19 के तहत जो मूल अधिकार दिए गए हैं, उनका निलंबन जो होता है दोस्तों वह अनुच्छेद 358 के तहत होता है, यानी 358 के तहत होता है। लेकिन जो अनुच्छेद 359 है यानी 359 है, इसके तहत दोस्तों अन्य मूल अधिकारों का राष्ट्रपति के द्वारा निलंबन कर दिया जाता है। इसलिए 358 और 359 दोनों को अलग याद रखेंगे, क्योंकि 358 के तहत दोस्तों सिर्फ एक ही मूल अधिकार है जिसका स्वतः निलंबन होता है, वह है आर्टिकल 19 के तहत यानी अनुच्छेद 19 के दौरान दिया गया मूल अधिकार। और अनुच्छेद 359 के तहत दोस्तों बाकी जो मूल अधिकार हैं उनका सस्पेंशन हो जाता है। इसी तरह दोस्तों क्या होता था, आर्टिकल जो 20 था और अनुच्छेद जो 21 था, यानी अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21, उसको भी दोस्तों क्या कर दिया जाता था, मूल अधिकार पहले इसका भी निलंबन कर दिया जाता था। अनुच्छेद 20 और 21 के तहत जो मूल अधिकार दिए गए थे दोस्तों, उनका भी निलंबन क्या कर दिया जाता था, नेशनल इमरजेंसी के दौरान। लेकिन जो 44वां संशोधन होता दोस्तों 1978 में, 1978 में, तो उस दौरान क्या होता दोस्तों, अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 के निलंबन पर क्या कर दिया जाता है, पाबंदी लगा दिया जाता है। तो आप याद रखेंगे दोस्तों, नेशनल इमरजेंसी के दौरान क्या होता था, आप इसको इस तरह से देख लीजिए, नेशनल इमरजेंसी के दौरान क्या होता दोस्तों, और आर्टिकल जो 20 है और आर्टिकल 21 यानी अनुच्छेद 20 में जो मूल अधिकार दिए गए हैं और जो अनुच्छेद 21 में मूल अधिकार दिए गए हैं, इनका भी क्या कर दिया जाता दोस्तों, निलंबन कर दिया जाता था। लेकिन एक संशोधन होता दोस्तों 44वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जो होता दोस्तों 1978 में यानी 1978 में। तो इस संशोधन के तहत क्या कर दिया जाता है दोस्तों, कि जो अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 के तहत जो मूल अधिकार दिए गए हैं दोस्तों, इनका निलंबन नहीं होगा नेशनल इमरजेंसी के दौरान भी। क्योंकि आप जानते हैं दोस्तों, अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 20 के बारे में आपको अच्छे से बताया गया है कि अनुच्छेद 20 में क्या बातें की गई हैं और अनुच्छेद 21 में क्या बातें की गई हैं। तो अगर आपको अनुच्छेद याद होंगे तो आप समझ जाएंगे कि इनका निलंबन क्यों नहीं किया जाता है। बाकी आप समझ गए होंगे दोस्तों, नेशनल इमरजेंसी के दौरान क्या होता है, सबसे पहले आर्टिकल 19 का स्वतः निलंबन हो जाता है। किस अनुच्छेद के तहत दोस्तों, 358 के तहत। और बाकी मूल अधिकारों का निलंबन किस अनुच्छेद के तहत होता है दोस्तों, 359 के तहत। और बाकी जो दोस्तों अनुच्छेद 20 और 21 का जो निलंबन किया जाता था, उसको 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा दोस्तों क्या हुआ, बाकी मूल अधिकारों के निलंबन पर रोक लगा दिया गया। तो उम्मीद है दोस्तों आपको यह समझ में आ गया होगा दोस्तों कि किन किन मूल अधिकारों का दोस्तों नेशनल इमरजेंसी के दौरान निलंबन कर दिया जाता है। तो बाकी आप इस चीजों को समझ गए होंगे। बाकी आप सारे मूल अधिकार आपको रटे होने चाहिए, तभी आप चीजों को आगे समझ पाएंगे, क्योंकि मूल अधिकारों से दोस्तों क्या होता है, हमेशा कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा ही जाता है। बाकी आप सब जानते हैं दोस्तों, हमारे यहाँ जो वीडियो लेक्चर है यह सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, फॉर ऑल एग्जाम। आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो दोस्तों, हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आप रेलवे की कर रहे हो, बैंकिंग की कर रहे हो, एसएससी की कर रहे हो, या दोस्तों आप वनडे के किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप यूपी पीसीएस या समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, जिसको दोस्तों आरओ बोला जाता है, आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो दोस्तों, हर एक एग्जाम के लिए दोस्तों यह क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। तो आप सब दोस्तों बहुत ही अच्छे से वीडियो को देखेंगे और बहुत अच्छे से चीजों को सुनने की कोशिश करेंगे। तो उम्मीद है आपको इस नेशनल इमरजेंसी के दौरान जिन मूल अधिकारों का दोस्तों स्वतः निलंबन कर दिया जाता है, आप उसके बारे में अच्छे से समझ गए होंगे कि किन किन मूल अधिकारों का दोस्तों निलंबन कर दिया जाता है। अब हम दोस्तों एग्जाम के हिसाब से कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट जो हैं उसको हम देखने वाले हैं कि आपसे एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाता है या किस तरह से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो अब उसको हम देखने वाले हैं दोस्तों। कुछ एग्जाम के इंपॉर्टेंट के लिए जो कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट दिया गया है उसको हम देखने वाले। तो देखिए दोस्तों, एक आप सब जानते होंगे केशवानंद भारती वाद हुआ था जो सुप्रीम कोर्ट में गया था दोस्तों। तो इस केशवानंद भारती वाद में क्या फैसला आया था उसको हम देखने वाले। तो आप सबसे पहले यही याद रखेंगे दोस्तों, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद कब हुआ था दोस्तों, 1973 में हुआ था, यानी 1973 में हुआ था। इसमें हुआ था क्या दोस्तों, इसमें क्या हुआ था, उच्चतम न्यायालय ने यानी सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के मूल संरचना यानी बुनियादी ढांचे के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो आप सबसे पहले यही याद रखेंगे दोस्तों कि केशवानंद भारती वाला मामला कब का है, तो यह दोस्तों 1973 का है और 1973 का है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस एग्जाम में आपसे बार बार क्वेश्चन पूछा गया है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, यानी केशवानंद भारती वर्सेस दोस्तों केरल राज्य का यह मामला था। 1973 का मामला था, यानी 1973 का मामला था दोस्तों। तो यह सुप्रीम कोर्ट में गया था। तो उस दौरान दोस्तों इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा,
सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों संविधान के मूल संरचना यानी बुनियादी ढांचे के सिद्धांत का प्रतिपादन किया दोस्तों। यानी अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों आधारभूत ढांचा या दोस्तों बेसिक कॉन्सेप्ट वाला जो संकल्पना कहां से निकल के आता है, वह कहां से निकल के आता है दोस्तों, आधारभूत अवधारणा यानी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर या बेसिक अवधारणा, बेसिक कॉन्सेप्ट, आप जो भी इसको कह लीजिए दोस्तों, यानी जो मूल संरचना है या बुनियादी ढांचे का सिद्धांत किस मामले में निकल के आता है दोस्तों, या केशवानंद भारती बनाम जो मामला होता है 1973 में, तो उसमें यह निकल के आता। तो आप इसको तो बिल्कुल नहीं भूलेंगे दोस्तों, यह मूल संरचना वाला वाद सुप्रीम कोर्ट ने कब दिया था, तो या केशवानंद भारती मामले में दिया था। इसी को दोस्तों बोला जाता है बुनियादी ढांचा। इसका मतलब यह था दोस्तों, जो संविधान में जो बेसिक प्रावधान किए गए हैं, जो मूल ढांचा दिया गया, जो बुनियादी ढांचा गया दोस्तों, उसमें किसी भी तरह का छेड़खानी नहीं किया जा सकता है। और अभी आप आगे पढ़ने वाले हैं कि बेसिक इस अवधारणा के अंतर्गत क्या 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 चीजें बेसिक रखी गई हैं, यानी कौन कौन सी चीजें हैं, कौन कौन सी ऐसी बातें हैं संविधान में जो मूल संरचना यानी बुनियादी ढांचे के अंतर्गत आती है, यानी बेसिक कॉन्सेप्ट के अंतर्गत आती है। आप उसको आगे पढ़ने वाले हैं कि वैसी कौन कौन सी अवधारणा है जो इसके अंतर्गत आती है। बस आप अभी यहां इतना याद रखेंगे कि मूल संरचना यानी बुनियादी ढांचे का सिद्धांत कहां दिया गया था दोस्तों, तो 1973 यानी 1973 का जो दोस्तों केशवानंद भारती वाद हुआ था, केरल राज्य से संबंधित था दोस्तों, उसी में दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने यानी उच्चतम न्यायालय ने दोस्तों क्या कहा था, इस बुनियादी ढांचे यानी मूल संरचना का कॉन्सेप्ट दिया था। अब हम देखने वाले हैं दोस्तों और कौन से फैक्ट हैं जो आपसे एग्जाम में सीधे क्वेश्चन बच सकते थे। देखिए, जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम है दोस्तों, वह कब आया था, 2009 में आया था, लेकिन यह लागू कब हुआ था दोस्तों, तो 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था। तो आप इस फैक्ट को बहुत अच्छे से याद रखेंगे। सबसे पहले आप यही याद रखेंगे शिक्षा का अधिकार अधिनियम आया कब था, तो 2009 में आया था। इसको बोला जाता है दोस्तों राइट टू एजुकेशन। तो सबसे पहले आप यही याद रखेंगे राइट टू एजुकेशन कब आया था, यानी शिक्षा का अधिकार जो अधिनियम था दोस्तों, यह अधिनियम कब आया था, तो अधिनियम आता है दोस्तों 2009 में यानी 2009 में। लेकिन यह दोस्तों लागू कब हुआ था, यह लागू हुआ था दोस्तों 1 अप्रैल 2010 यानी 2010 में लागू हुआ था। आया था दोस्तों 2009 में, लागू हो रहा है 1 अप्रैल 2010 को। तो आपको दोनों याद रहना चाहिए कि राइट टू एजुकेशन कब आया था, 2009 में आया था। बट अगर आपसे पूछा जाए कि राइट टू एजुकेशन यानी शिक्षा का अधिकार दोस्तों जो अधिनियम आया था, यह लागू कब से हुआ दोस्तों, यह 2010 में दोस्तों 1 अप्रैल से लागू हुआ था। तो उम्मीद है दोस्तों आप इसको अब नहीं भूलेंगे। और हम देखने वाले दोस्तों क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके एग्जाम के हिसाब से, तो देखिए एक अनुच्छेद है दोस्तों, अनुच्छेद 19(1) और का, इसको किस तरह से पढ़ा जाता है दोस्तों, देखिए इसको पढ़ा जाता है दोस्तों आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए। इसको हिंदी में इस तरह पढ़ते हैं दोस्तों, अनुच्छेद 19 के खंड 1 के उपखंड का में क्या बातें रखी गई है। तो हम इसको देखते हैं। देखिए दोस्तों आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए में दोस्तों क्या बातें की गई है। इसमें कहा गया दोस्तों उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय ने दोस्तों सूचना के अधिकार को दोस्तों इसी के अंतर्गत माना है। एक अभी आपने देखा दोस्तों एक आरटीई देखा, एक देखते हैं आप दोस्तों आरटीआई यानी राइट टू इंफॉर्मेशन। तो आप यहां कंफ्यूजन नहीं करेंगे दोस्तों, एक होता है राइट टू एजुकेशन, एक होता है राइट टू इंफॉर्मेशन, दोनों में अलग अलग अंतर है। आप सब जानते हैं दोस्तों, एक होता है सूचना का अधिकार अधिनियम आया था, या एक जो अभी आपने ऊपर पढ़ा था दोस्तों वह शिक्षा का अधिकार अधिनियम था यानी राइट टू एजुकेशन। लेकिन यहां अब बातें की जा रही है दोस्तों आरटीआई की। आप जानते हैं ना आरटीआई लगा के पता किया जाता है ना कि सरकार अगर आप चाहे किसी भी मुद्दे पे आरटीआई लगा सकते हैं। कुछ ऐसी चीजें हैं जहां आप आरटीआई नहीं लगा सकते हैं, वो आप आगे देखेंगे कि उसमें कौन कहां पे आप आरटीआई नहीं लगा सकते हैं। लेकिन जो आरटीआई है दोस्तों यानी राइट टू इंफॉर्मेशन वाली अगर हम बात करें दोस्तों, यही सूचना का अधिकार अधिनियम की अगर हम बात करें दोस्तों, तो इसको सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों क्या किया, इसी अनुच्छेद 19 के क्लॉज 1 सब क्लॉज ए के अंतर्गत दोस्तों इसको शामिल किया। तो आप याद रखेंगे दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि सूचना का अधिकार अधिनियम, अब इस हिसाब से दोस्तों आप देखेंगे तो यह क्या हो गया, फंडामेंटल राइट्स आ गया ना दोस्तों। सूचना का अधिकार अधिनियम किस अनुच्छेद के अंतर्गत नहीं मान लिया सुप्रीम कोर्ट ने, यह माना है दोस्तों अनुच्छेद 19 यानी आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ये, इस अनुच्छेद के अंतर्गत दोस्तों इसको इनबिल्ड मान लिया यानी निहित मान लिया सुप्रीम कोर्ट ने। तो इस हिसाब से आप देखेंगे दोस्तों आपका इंफॉर्मेशन निकालना यानी सूचना का अधिकार जानने का आपका क्या होगा दोस्तों, एक विधिक अधिकार तो है, लेकिन इस हिसाब से दोस्तों सुप्रीम कोर्ट अगर इसके अंदर मान लिया है तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि एक तरह से मूल अधिकार भी हो गया। तो उम्मीद है दोस्तों आप इसमें कंफ्यूजन नहीं करेंगे सूचना के अधिकार में और शिक्षा के अधिकार में, क्योंकि एक होता है राइट टू एजुकेशन और एक होता है राइट टू इंफॉर्मेशन। अब हम देखने वाले दोस्तों और आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है। तो देखिए
प्रत्यक्ष बंदीकरण अधिनियम के अंतर्गत दोस्तों क्या होता है, एक व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए बंदी रखा जा सकता है 3 माह के लिए। आप याद रखिएगा दोस्तों, एक एक्ट आया था, उस एक्ट को बोला जाता है दोस्तों प्रत्यक्ष बंदीकरण अधिनियम। प्रत्यक्ष बंदीकरण अधिनियम के तहत क्या होता है दोस्तों, अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति को इसमें गिरफ्तार किया गया, इस अधिनियम के तहत, प्रत्यक्ष बंदीकरण अधिनियम के तहत मान लीजिए किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है, तो उस व्यक्ति पर दोस्तों बिना मुकदमा चलाए कितने दिनों तक बंदी रखा जा सकता है, तो 3 माह तक दोस्तों, यानी 3 मंथ के लिए दोस्तों उसको क्या हो सकता है, बंदी बनाया रखा जा सकता है। मतलब जो यह अधिनियम आया था दोस्तों प्रत्यक्ष बंदीकरण अधिनियम, आप कंफ्यूज नहीं होंगे, इस अधिनियम के अंतर्गत दोस्तों क्या हुआ, अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया, मान लीजिए कोई व्यक्ति है, ए व्यक्ति है, मान लीजिए उस ए व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया। अब उस ए व्यक्ति को गिरफ्तार करने के बाद कितने महीने तक दोस्तों उसको जेल में रखा जा सकता है, यानी बंदी बना के, यहां बंदी बनाने का मतलब होता है दोस्तों उसको जेल में रखा जा सकता है, यानी कैदी के रूप में उसको रखा जा सकता है बिना मुकदमा चलाए। आप यहां गौर करिएगा शब्द पर दोस्तों, क्योंकि एग्जाम में इसी तरह से क्वेश्चन आते हैं कि बिना मुकदमा चलाए उसको कब तक जेल में रखा जा सकता है दोस्तों, तो 3 माह के लिए, यानी फॉर 3 मंथ, यानी 3 माह के तक अंतर दोस्तों क्या हो सकता है, उस व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए क्या होगा, जेल में उसको बंदी रखा जा सकता है, यानी उसको कैदी बना के रखा जा सकता है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये सारे फैक्ट समझ में आ गए होंगे कि मतलब किस किस तरह से प्रावधान किया गया है और एग्जाम के हिसाब से क्या इंपॉर्टेंट है। अब कुछ बातें और रह गई हैं दोस्तों जो एग्जाम के हिसाब से सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा जाता है, उसको भी हम देख लेते हैं कि और क्या क्या आपसे पूछा जा सकता है, किस तरह से वो एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। तो आप देखिए दोस्तों, आप सब जानते हैं दोस्तों, एक अनुच्छेद है 20(3), इसको बोला जाता है दोस्तों आर्टिकल 20 क्लॉज 3। इसके तहत क्या बातें की गई है, देखिए इसके तहत क्या होता है दोस्तों, किसी अभियुक्त को स्वयं के विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। इसका मतलब आप समझ रहे हैं दोस्तों, आर्टिकल 20 क्लॉज 3, आर्टिकल 20 क्लॉज 3 क्या कहता है दोस्तों, अनुच्छेद 20 का खंड 3 में क्या बातें की गई है, इसमें कहा गया है दोस्तों किसी अभियुक्त को स्वयं के विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। मान लीजिए आपको गिरफ्तार कर लिया गया है, अब आप को अपने ही खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, जबकि आप सब देखते हैं ना दोस्तों कि पुलिस आपको क्या करती है, मतलब आपको जेल में मारती है, आपको प्रताड़ित करती है और आपसे कहती है कि आप खुद ही कबूल कीजिए कि आपने जुर्म किया है। लेकिन हमारा जो अनुच्छेद 20 और क्लॉज 3 कहता है दोस्तों, आर्टिकल 20 का क्लॉज 3 क्या कहता है कि किसी भी अभिव्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध, यानी स्वयं के विरुद्ध गवाह बनाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, यानी उसको अपने ही खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। लेकिन आप देखें दोस्तों, पुलिस क्या करती है, आपको दोस्तों क्या करती है, आपको इसलिए तैयार करती है, आपको मारती है कि आप इस को जुर्म को कबूल करिए कि आपने दोस्तों यह किया है। लेकिन इसके लिए दोस्तों अनुच्छेद 20 और 3 क्या कहता है दोस्तों कि आपको इसके लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। आप क्या सकते, आप क्या होता है दोस्तों, जब आपको पुलिस मारती है तो आप देखते हैं आपने कबूल कर भी दिया होता है, लेकिन आप चाहे तो आपको जब न्यायालय के सामने रखा जाता है, जब आप कोर्ट में जाते हैं दोस्तों, तो आप उससे सीधे कह सकते हैं कि हाँ हमें यहाँ पे मारा जा रहा था या हमें 3rd डिग्री का इस्तेमाल किया जा रहा था, इसलिए हमने दबाव में मतलब दोस्तों इसको कबूल किया, जबकि हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। तो उस दौरान दोस्तों जो पुलिस की गवाही रहती है वह मान्य नहीं होती, जो आपने खुद ही कबूल किया। तो यह कहां से आपको मिला दोस्तों, अनुच्छेद 3 आर्टिकल 20 क्लॉज 3 क्या कहता है कि किसी अभिव्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। यह कहां प्रावधान दिया गया, आर्टिकल 23 में। हां अगर वह खुद ही सरेंडर करता है तो इसके लिए मतलब कोई नहीं रोक है, लेकिन दोस्तों उसको जबरदस्ती, यानी पुलिस उसको जबरदस्ती अपने ही खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं कर सकती। अगर वह सरेंडर करता है तो उसका अलग प्रावधान है, उसके लिए वह मान्य है कि हाँ उसने खुद ही कबूल किया है। अगर उसने वह कोर्ट में भी जाके यह बातें कहता है कि हाँ मैं खुद ही सरेंडर कर रहा हूं, तब वह चीजें मानी जाएंगी। तो उम्मीद है आपको यह चीजें समझ में आ गया होगा। अब अगला फैक्ट है दोस्तों जो एग्जाम में आता है, उसको भी आप देख लीजिए क्या आता है। देखिए अनुच्छेद 25 में दोस्तों प्रयुक्त हिंदू शब्द के अंतर्गत क्या क्या आता है, तो इसमें 3 दोस्तों आते हैं, बौद्ध, जैन और सिख। आप सब जानते हैं ना दोस्तों, 4 तरह के हमारे यहाँ आप सब बेसिक जानते हैं कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इन 4 तरह के धर्मों का आप देख रहे हैं दोस्तों। अब आप देखते हैं इसकी बातें भी की जाती कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, लेकिन जो हिंदू शब्द है दोस्तों, इस हिंदू शब्द की अगर हम बात करें तो जो हमारा संविधान का अनुच्छेद 25 है, आर्टिकल 25 है, आर्टिकल 25 की अगर हम बात करें तो ये जो हिंदू शब्द है, इस हिंदू शब्द के तहत कौन कौन आते हैं, तो जो बौद्ध हैं, जैन हैं और सिख हैं, ये तीनों मानने वाले दोस्तों क्या हैं, ये तीनों हुई हिंदू शब्द के अंतर्गत ही शामिल किए गए हैं। तो आप दोस्तों इसमें कंफ्यूजन नहीं करिएगा कि हिंदू शब्द के अंतर्गत कौन आता
आते हैं, कौन नहीं आते। तो आप याद रखिएगा दोस्तों, जो हमारा संविधान है, संविधान में जो एक अनुच्छेद है दोस्तों, आर्टिकल 25 यानी अनुच्छेद 25 आपने पढ़ा दोस्तों, यह धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है। तो इस अनुच्छेद 25 में जो दोस्तों हिंदू शब्द है, इस हिंदू शब्द में दोस्तों 3 धर्म के मानने वाले लोग आते हैं। एक हुआ दोस्तों बौद्ध धर्म को मानने वाले, जैन को धर्म को मानने वाले और सिख धर्म को मानने वाले दोस्तों, यानी बौद्ध, जैन, सिख, ये तीनों शब्द दोस्तों हिंदू शब्द के अंतर्गत ही दोस्तों इनको शामिल किया गया है। तो उम्मीद है दोस्तों आप समझ गए होंगे कि हिंदू शब्द के अंतर्गत किनको किनको शामिल किया गया है। तो बौद्ध, जैन और सिख, तो बौद्ध, जैन, सिख ये तीनों दोस्तों हिंदू शब्द के अंतर्गत आती हैं। जो अनुच्छेद 25 में हिंदू शब्द दिया गया है दोस्तों, उसी के अंतर्गत बौद्ध, जैन, सिख ये तीनों के तीनों ही आते हैं। अब हम दोस्तों देखते हैं एक इंपॉर्टेंट फैक्ट और रह जाता है जिससे आपसे एग्जाम में क्वेश्चन बनता हुआ क्या है। देखिए जो बधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम है दोस्तों, भारतीय संसद ने कब पारित किया था? 1976 में पारित किया था। तो आप याद रखिएगा दोस्तों, यह क्वेश्चन पूछा गया आपसे दोस्तों कि बधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम कब आया था? तो यह आया था दोस्तों 1976 में, यानी 1976 में। आप देखते होंगे दोस्तों पहले क्या होता था, लोगों से बधुआ मजदूरी कराई जाती थी, मतलब उनको जबरदस्ती मजदूरी कराई जाती थी और उस मजदूरी का जो मेहनताना होता, मतलब जो इनकम होता था, वह भी उनको नहीं दिया जाता था। तो इस जो बधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम है दोस्तों, यानी इस बधुआ मजदूरी को समाप्त करने से संबंधित जो अधिनियम आया था, जो संसद ने एक्ट लाया था, वह कब लाया था दोस्तों? वह 1976 में लाया था, यानी 1976 में लाया था। तो 1976 का जो अधिनियम आता है बधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम, इसी के तहत क्या होता है दोस्तों, बधुआ मजदूरी को भारत में समाप्त कर दिया जाता है। तो आप पहले देखे होंगे दोस्तों कि बधुआ मजदूरी लोगों से कराई जाती थी मारपीट के, और उनको दोस्तों उस मजदूरी का मेहनताना भी नहीं दिया जाता था। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये सारे फैक्ट बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे कि किस तरह से एग्जाम के लिए आपसे क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो आज दोस्तों आपका फंडामेंटल राइट से संबंधित जो कुछ भी चीज़ें छूट गई थी या जो कुछ बेसिक बातें रह गई थी दोस्तों, वह भी आपका कंप्लीट हो गया है। यानी आपका फंडामेंटल राइट्स यानी मूल अधिकार दोस्तों आज आपका कंप्लीट हो गया। यानी आपसे दोस्तों जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है वही चीज़ें आपको पढ़ाई गई है जो आपके एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ तक दोस्तों हमने फंडामेंटल राइट तक की चीज़ों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ लिया है। अब इसके बाद दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो हम कहां पढ़ने वाले हैं, उसमें दोस्तों हम पढ़ेंगे राज्य के नीति निदेशक तत्व के बारे में पढ़ने वाले हैं, यानी डीपीएसपी के बारे में। दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा हम वहां पर दोस्तों डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निदेशक तत्वों के बारे में पढ़ेंगे। हमने फंडामेंटल राइट्स तक की चीजों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ लिया। तो चलते चलते दोस्तों आप सबसे बस एक छोटा सा निवेदन दोस्तों कि आप हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रामा, आप सब जानते हैं दोस्तों जो हमारा यूट्यूब चैनल है स्टडी विथ रामा दोस्तों, इसको आप क्या कर लेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे और इसको अपने दोस्तों में शेयर कर देंगे, आपके फ्रेंड सर्किल में, आपके रिलेटिव में, भाई बहन में, जो भी किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो दोस्तों, उन तक आप क्या कर देंगे, वीडियो को शेयर कर देंगे ताकि दोस्तों उनकी भी तैयारी को एक मजबूती मिलता रहे। बाकी आप सब क्या करेंगे दोस्तों, अपने अपने एग्जाम के हिसाब से आप जिस भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो आप दोस्तों अपना रिविजन करते रहेंगे, अपना प्रैक्टिस करते रहेंगे ताकि आपसे एग्जाम के समय पे आपको चीजें बोझिल ना लगे, यानी बर्डन आपको ना लगे। क्योंकि आप अभी से अगर रिवाइज करते रहेंगे, चीजों को देखते रहेंगे तो एग्जाम के दौरान दोस्तों आप बहुत ही आसानी से सारी चीजों को कवर कर लेंगे। बाकी अगर आपको कोई डाउट रह जाते दोस्तों या कुछ आपसे कुछ सवाल रह जाते, कोई सजेशन रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में दे देंगे दोस्तों, मैं उसका अवश्य रिप्लाई करूंगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आप सबका वीडियो देखने के लिए। जय हिंद माय डियर फ्रेंड।